मैं प्रभात सिंह फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरीके से समझें और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं हम लोग, पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें हैं, एक क्या है रासायनिक अपक्रिया है और दूसरा क्या है समीकरण। अपक्रिया क्या है, अभिकारकों से, अभिकारक कौन होते हैं, जैसे A + B और इनसे कुछ बन जाए, मान लीजिए C, तो जो ये उत्पाद है और ये क्या है अभिकारक। अभिकारकों के रासायनिक क्रिया के उपरांत उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इन्हें प्रतीकों के रूप में यदि व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अभिकारकों से उत्पाद बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया। इसे प्रतीक के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये अपने रंग के अनुसार बदलते रहते हैं गैस के तापमान में। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन होता रहता है। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी समीकरण जो उत्पाद के लिए अभिकारक के परिवर्तन को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम के दो अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीज ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये दो अणु इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक परमाणु है जो अपने अणु अवस्था में अगर रहेगा तो उसके दो परमाणु रहेंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 दो मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ अगर बात की जाए तो ये भाग जो है ये अभिकारक है और ये भाग क्या है उत्पाद है। अभिकारकों के परिवर्तन से उत्पाद जो बनता है इसी को हम लोग प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। आगे चल देखते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, जिसकी क्रिया से उत्पाद बने वह अभिकारक है। ठीक है, या कह सकते हैं जो उत्पाद का निर्माण करे वह क्या है अभिकारक है। इसे सदैव समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं जबकि उत्पाद इधर लिखते हैं दाईं ओर लिखते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, HCl से क्रिया करने के उपरांत NaCl+ क्या बना ले रहा है, H2O बना ले रहा है। तो यहाँ पे NaOH और HCl क्या है अभिकारक हैं, जबकि ये पूरा जो आप देख रहे हैं भाग, ये सभी भाग दाएं तरफ जो भाग है समीकरण के ये उत्पाद है। आगे चल देखते हैं, रासायनिक सूत्र का प्रयोग देखते हैं। रासायनिक सूत्र है क्या, पहले मैं आपको यही बताता हूँ सूत्र क्या है। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सूत्र होता है जैसे H2O मैंने लिख दिया, H2O क्या है, एक सूत्र ये भी है, इसे हम लोग कहते हैं अणु सूत्र। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला। उसके बाद एक है जैसे H2O का जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, संरचनात्मक सूत्र। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाते हैं 109 अंश पे जुड़े होते हैं, 109 पॉइंट कुछ पे। ठीक है, और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है देखते हैं वो भी। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है कि H2O में H कितना है 2 और O कितना है 1, तो मूलानुपाती सूत्र बन गया 2:1। तो सूत्र क्या है, किसी भी यौगिक को व्यक्त करने का एक जरिया है जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों के रूप में लिखकर आसानी से समझा जा सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वे समीकरण जिनमें क्या होता है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के समान नहीं होती, अर्थात
वे समीकरण जिसमें दायां पद बाएं पद में के बराबर नहीं होता, ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं अभी, जैसे मैंने लिख दिया mg, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया mg और प्लस लिख दिया O2। mg O2 लिखने के बाद एरो बना हम लोग बना दे रिएक्शन MgO। ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। अभिकारक परमाणु संख्या मैग्नीशियम की 1 है जबकि ऑक्सीजन की 2 है। और उत्पाद में देख रहे हैं आप लोग MgO में कितने हैं परमाणु, एक परमाणु है। तो दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष नहीं है, अर्थात अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जैसे आप देख ही रहे होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक समीकरण जिसका दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष हो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। शारीरिक के प्रतीक लेखन। अब देखते हैं, अभिकारक उत्पादों को उनकी शारीरिक की स्थिति के अनुसार उनको निम्न शब्दों में भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर गैस है तो G, ठीक है, उसके बाद तरल है तो यल, उसके बाद जली है तो एक्वस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यल है, यहाँ पे आप देखेंगे यल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यल है, ये एक्वस है, मिस्टेक हो गया होगा, एक्वस है, यस मतलब सॉलिड होना है, ठीक है। अब जैसे कि CO2 यहाँ पर अगर गैस हो तो हमने यहाँ पे G लिख देंगे, अगर ये H2O जल है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यल लिख देंगे। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा अभिकारक में CO2 गैस है जबकि H2O क्या है, लिक्विड फेज में है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के बंधों को टूटने से होती हैं या अभिकारकों के नए बंध बनने के कारण ही होती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या तो संयोजन से होगी या तो किससे होगी, वियोजन से। अब संयोजन क्या, वियोजन क्या, देखते हैं। जैसे N ने सोडियम क्या किया, क्लोरीन से, मान लीजिए यहाँ 2 लेना पड़ेगा, क्लोरीन से क्रिया करके 2NaCl बना लिया। तो ये जो निर्माण हुआ, ये जुड़ने से हुआ, तो कौन सा अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। अब वियोजन क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अपकारक है वो टूट जाए, टूटने के बाद उत्पाद का निर्माण करें तो उससे कौन सा अपक्रिया कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो अपक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, संयोजन और वियोजन। हीट एंड ट्रायल, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल भी कहते हैं। देखते हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल विधि में आप बता दें, परमाणु की संख्या को देख लिया जाता है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या देखने के उपरांत उसी अनुसार उसमें अणु की संख्या बढ़ाकर रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं संयोजन अपक्रिया क्या है। जैसे मैंने बताया आपको, अभिकारकों के जब अणु संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यदि अणु अभिकारक के टूटने से उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, वे अपक्रिया जिसमें उच्च प्रतिक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील या कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर की एक्टिविटी जो है आयरन की अपेक्षा कम है, इसलिए जब आयरन हम डालते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के छोटे छोटे कण डालते हैं तो हमें फेरस सल्फेट तथा कॉपर सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। फिर एक बार देखते हैं हम लोग, प्रबल धातुएं जब किसी अपकारक से क्रिया करती हैं
तो उसमें उपस्थित दुर्बल धातु को उसके स्थान से पृथक कर देती हैं, तो इसी को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या प्रबल परमाणु दुर्बल परमाणु को क्या कर दे, उसके स्थान से पृथक कर दे या विस्थापित कर दे, इसे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ध्रुव विस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखते हैं एक बार। वे अपक्रिया जिसमें अपक्षारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उससे क्या कहते हैं, ध्रुव विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे बेरियम इसके स्थान पर आ जाए और सोडियम इसके स्थान पर चला जाए, तो हमें मिल जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो इससे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या ध्रुव विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन और है जैसे NaOH प्लस HCl, ये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे अपचयन एवं उपचयन अपक्रिया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जब अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे अपचयन का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब क्या होती है उसमें कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये बहुत मतलब एक कॉन्सेप्ट ये भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और सामान्य रूप से तो अभी यही कहा जाता है कि जब किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं, अगर अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ये क्या है कि जैसे कापर यहाँ पे है, कापर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं उसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो उसे क्या कह देंगे, रिडक्शन हो रहा है। यदि दोनों हो रहे हों किसी रासायनिक अपक्रिया में तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम अपने ऑक्सीजन को दे रहा है जबकि हाइड्रोजन ले रहा है। लेना यहाँ पे उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, जबकि देना क्या है, अपचयन है। आगे देखते हैं, जंग लगना क्या है, जब कोई भी धातु नमी, एसिड, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उस पर एक लेयर का निर्माण हो जाता है। जब भी आप देखते होंगे जिसे कोई लोहे के छोटा सा टुकड़ा हो, नमी में पड़ा हो, उसके ऊपर आप देखेंगे हल्का हल्का ऐसे लेयर नुमा बन जाएगा, या कह सकते हैं आयरन के ऑक्साइड बन जाएंगे। तो इसी ऑक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है यही क्या है, जंग लगना है। जबकि ये क्या है, हम लोग उसे बोलचाल भाषा में कहते हैं जंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, विकृत गंधिता, या देखते हैं आगे विकृत गंधिता क्या है। जब वसा युक्त तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उससे एक दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है या स्वाद खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता या वासी होना भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग देखते होंगे भोज्य पदार्थों में अक्सर ऐसा होता रहता है जिसमें फैट उपस्थित हो, या फैट होने के कारण क्या होता है, उसके कुछ बंध टूट जाते हैं, कुछ ऑक्साइड बना लेते हैं, तो इस कारण से वो क्या हो जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार की महक उत्पन्न होने लगती है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको एक बार जल्दी समझते हैं हम लोग। जहाँ पे रिलीज का है और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का है। ठीक है, हीट यहाँ पे होता क्या है कि वे रासायनिक अपक्रिया जो क्या करें, अपक्रिया कंप्लीट होने के बाद ऊष्मा रिलीज करें, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी हैं। और वे रासायनिक अपक्रिया जिन्हें पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे पहले ऊष्माक्षेपी देखते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी देखने का प्रयास करते हैं। ऊष्माक्षेपी कहते हैं किसे हैं, जैसे हम लोग किसी गिलास में पानी ले लें, पानी लेने के बाद क्या करें, उसमें चूने पत्थर के, कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े डाल दें। डालने के बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद इसमें बहुत तेज हीट उत्पन्न होगा, रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होने के कारण क्या है, इसने ऊष्मा का रिलीज किया। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिसे पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं।
और जो क्या करें ऊष्मा को अवशोषित करें उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तभी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा जब इसे हम लोग क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जहाँ भी कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो या मेरे बताने में आपको कहीं कुछ चीज़ें ना मैं बता पाया हूँ तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, आप तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन सेकंड लेसन का डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।